Hello students, welcome to my YouTube channel, welcome scholars. And in last video we read about biomagnification, a term related to chapter our environment. So now today we read about how do our activities affect the environment. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका इन्वायरमेंट पे क्या असर हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और इसी के साथ साथ जो पॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इससे जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो कैसी प्रॉब्लम्स है और उनका सोल्यूशन क्या है, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ये टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज। आप क्लाइमेट क्या होता है सभी को पता है कि फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसको क्लाइमेट बोलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही क्लाइमेट डिसाइड हो जाता है। अप्रॉक्स 30 इयर्स तक या उससे भी ज़्यादा अगर सेम इन्वायरमेंट वहाँ पे पाया जाता है तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आजकल, जैसा कि देख सकते हैं। उसका मेन एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा। तो कुछ इसी में पॉइंट्स हैं बताए गए हैं कि इन्वायरमेंट को जो एक्टिविटीज हैं वो इफेक्ट डाल रही है, उससे क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होता है। तो नंबर 1 आता है ग्लोबल वार्मिंग। बट आपके सिलेबस में ये नहीं है तो यहाँ पे इसको डिटेल में ना पढ़ के बस इन शॉर्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। इसी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहे हैं, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो फ्लड हो रहा है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसी के साथ साथ एसिड रेन, ये भी एक ड्रॉबैक है इसी का। और यहाँ पे थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो कि आपके सिलेबस में और आपको डिटेल में पढ़ना भी है, क्वेश्चन भी बोर्ड में इससे पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है ओजोन डिप्लीशन, इससे पहले हमें पता होना चाहिए ओजोन क्या है। तो इस पूरे टॉपिक को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। क्योंकि इसको स्ट्रेटोस्फेरिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो किस पार्ट में एनवायरनमेंट के जो अलग अलग डिवाइड किया गया, कौन सी लेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो वही यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि इसके अगर देखा जाए इसका जो रेंज है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बिटवीन 20 एंड 26 किलोमीटर अबव द सी लेवल एंड सिचुएटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर एट अ हाइट बिटवीन 50 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। इन द स्ट्रेटोस्फेयर अ लेयर कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। एक लेयर होती है जब वहां उसको क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर, या इसी को गुड ओजोन भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे आता है गुड ओजोन क्या है, बैड ओजोन क्या है, तो वही इसको गुड ओजोन भी बोलते हैं। क्यों गुड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ओजोन का वर्क क्या होता है। जो ओजोन लेयर होती है, जो भी यूवी रेडिएशन आ रहे हैं, सनलाइट है, उनसे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप धूप में निकलते हो तो आप अपनी फेस कवर कर रहे हो जनरली, या इसके अलावा आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं। तो ये सनस्क्रीन लगा रहे हो या फेस कवर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है हार्मफुल यूवी रेज से। तो सेम यही है कि जो अर्थ की सनस्क्रीन होती है वो क्या है, ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये जो अर्थ की सनस्क्रीन है ओजोन लेयर, वो कैसे फॉर्म हो रही है, कैसे डिप्लीट हो रही है, पूरा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो ये जो है डिग्रेड हो जाएगा ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्म में। देन नाउ आप बता सकते हो कि जो फ्री ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन किससे कंबाइंड हो गई, ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे O3 फॉर्म हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर कोई कभी क्वेश्चन आता है ओजोन का फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए ओजोन में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, O3 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को इतने से अच्छे से पढ़ लेना। और जो थिकनेस होती है ओजोनोस्फेयर की, एवरेज में 0.29 सेंटीमीटर अबव द इक्वेटर, बट मेक्स की बढ़ सकती है ये मे बी 0.40 सेंटीमीटर अबव द पोल्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। वही अभी बताया मैंने कि इसको गुड ओजोन बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, इसका मतलब लॉजिक क्या है, तो ये यहाँ पे पढ़ेंगे। ओजोन शील्ड, अब शील्ड की तरह काम कर रहा है, यानी कि क्या करेगा, ये बता सकते हो आप कि एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट, यानी सनलाइट जो होती है उसमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन होते हैं। अब हार्मफुल का क्या मतलब है, तो वहां पे बताओगे जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रहा है वो बी, एक होता है अल्ट्रा वायलेट बी
और अगर उसका रेडिएशन हम देखें तो कितना होता है 280 से लेकर के 320 mm तक, 280 से लेकर के 320 nm तक। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा वेवलेंथ की जितनी आ रही हैं हार्मफुल रेज हैं। अब इनसे प्रोटेक्ट करना अर्थ को किसका काम है, ओजोन का। इसीलिए इस लेयर को हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये हार्मफुल यूवी रेज से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है कॉजेज ऑफ थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। अब क्या हो रहा है, ये जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे करते करते थिन होती जा रही है। अब थिन हो रही है यानी कि उसमें बीच में कुछ होल होगा। तो वही यहाँ पे पढ़ेंगे कि अब ये क्या रीजन है कि ये जो ओजोन लेयर है वो उसमें होल होता जा रहा है, उसकी थिकनेस कम होती जा रही है। तो वही यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को। बता सकते हो आप, ओजोन होल पूछा जाए तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द डिक्लाइन इन स्प्रिंग टाइम ओजोन लेयर थिकनेस इज कॉल्ड ओजोन लेयर। और जो ओजोन होल सबसे पहले मतलब देखा गया था लार्जेस्ट ओवर अंटार्कटिका एंड वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ 27 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग सितंबर 2003। मतलब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 2003 में ये मतलब अच्छे से इसका स्ट्रक्चर देखा गया, कितना, शॉर्ट ऑफ 27 मिलियन स्क्वायर मीटर। द एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन होल अबव आर्कटिक रीजन वॉज कन्फर्म्ड इन 1990। मतलब अगर देखें तो ये स्टार्ट कब से हुआ था डिस्कवर्ड होना, 1980 से, कि हाँ उसमें वो चेक किया गया कि हाँ अभी जो ओजोन लेयर है उसमें बीच में कुछ होल टाइप का हो रहा है। कब ये पता चला, 1980 में। बट ये कंफर्म कब हुआ था, 1990 में कंफर्म हुआ था कि ये जो ओजोन की लेयर है वो वाकई में कम हो रही है, इसकी जो लाइनिंग है वो वाकई में कम हो रही है। तो एक एवरेज यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो कि स्प्रिंग टाइम ओजोन लेयर थिकनेस जो थी है वो अंटार्कटिका डिक्लाइंड फ्रॉम 280 टू 325 DU लिखा है। इसको हमेशा डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे हर एक को यूनिट होती है ना, वैसे इसको जब मेजर करते हैं तो डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। तो कितना दिया इन्होंने कि अगर आप बात करें 1956 से लेकर के 1970 की, तो कितना हुआ 280 टू 325, ठीक है। तो ये यानी कि इतना थिकनेस था। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 136 DU, फिर इसके 1985 में, और फाइनली 1993 में कितना देखा गया, 90 डॉप्सन यूनिट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो थिकनेस है इसकी, मतलब बीच में जो होल है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो बीच में होल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर भी आप यहाँ पे डिस्कस अगर करोगे, देखोगे तो यहाँ पे मतलब इस तरह से आप एक सर्वे देख सकते हो कि 280 से 325 यानी ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इसकी थिकनेस कम होती जा रही है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है। 1956 में इतना था, फिर 1985 में 136 बची, और आप देख सकते हो 1993 में ओनली 90 डॉप्सन यूनिट। मतलब ये कितना थिन होती जा रही है। और इसी तरह से पोल्यूशन बढ़ता रहा, इसी तरह से ये जितने भी इसको जो अभी हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं, ये अगर बढ़ते रहे ऐसे एनवायरमेंट में तो बहुत ही ज्यादा मतलब डेंजर हो सकता है, जो इनडायरेक्टली हम नहीं सोचते, बट इसमें सोचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब आगे हमें पढ़ना है कि कौन से रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस हैं जो इस ओजोन लेयर को थिन करने में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल उनका प्ले कर रहे हैं। ऐसी सब्सटेंस को हम लोग ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस बोलते हैं, ODS से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो आप बता सकते हो एग्जांपल्स, इसमें कुछ केमिकल्स के नाम दिए गए, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो मतलब चीफ होता है, तो मतलब मेन हेड है इनका। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो जाएगा। इसी के साथ आप बता सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन्स, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सभी के सभी मतलब ये केमिकल्स जो हैं ये क्या करते हैं, आपने जैसे CFC सुना होगा, ये कूलेंट के फॉर्म में रेफ्रिजरेटर्स हो गए, AC हो गए, इनमें यूज किया जाता है। बट इसी के साथ साथ इसका एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा ड्रॉबैक है आप देख सकते हो। ये CFC होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्टिव क्लोरीन। एक्टिव क्लोरीन का मतलब ये क्लोरीन जो है, और जैसे इसको UV रेडिएशन मिला तो ये क्या करने लगती है, वहां पर रिएक्शन हो जाएगी दोनों की, और इनके रिएक्शन से क्या रिजल्ट होता है, ये ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी जो O3 है उसको ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इवन यहाँ पे एक पॉइंट दिया, इस पॉइंट को जरूर पढ़िएगा आप, कि 1 एक्टिव क्लोरीन
कैन डिस्ट्रॉय अबाउट 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन ड्यूरिंग इट्स परसिस्टेंट पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। मतलब अगर आप बात करें स्ट्रेटोस्फीयर में 100 ईयर्स की, तो वहां पे एक एक्टिव क्लोरीन 1 लाख मॉलिक्यूल जो ओजोन के हैं उनको क्या कर सकता है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ये डेंजरस हो सकता है, और इवन हो ही रहा है। अब इसके बाद देखना है हम लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक है कि इल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। और इसी में यहाँ पे 2 मैंने लिखे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी पढ़ लेना क्योंकि अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सीएफसी पे तो रोक लगाई गई थी, बट नाइट्रस ऑक्साइड ये जो प्रोड्यूस होता है नायलॉन प्रोडक्शन के टाइम, जेट एमिशन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है वहां पे प्रोड्यूस की होता है, फॉरेस्ट फायर हो गई, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हो गया, या स्प्रे करते हैं जो फार्मर्स, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड अपने खेतों पे, तो उसी की वजह से ये वहां पे फॉर्म होता है। और वहां से फॉर्म होके कैसे, मतलब ये कहाँ तक इसका इफेक्ट हो सकता है, तो इसके लिए तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा बायोमैग्निफिकेशन। उसमें आपने पढ़ा है कि एक पेस्टिसाइड मतलब ईगल की जो पॉपुलेशन कम हो रही है वहां तक रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों का आपस में इंटरलिंक क्या है, तो इसके लिए तो आप वीडियो आपको वो वाला देख सकते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, कि ये जो ओजोन डिप्लेशन होता जा रहा है इसका एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट है। तो एक पॉइंट दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, कि 5% लॉस इन ओजोन शील्ड रिजल्ट्स इन अ 10% इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो ओजोन की लेयर है अगर उसमें 5% लॉस हुआ तो यूवी रेडिएशन कितना बढ़ रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इवन मतलब ऐसा नहीं कि एनिमल्स में ये होती है, प्लांट्स में भी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैटरैक्ट ऑफ आईज में, कैटरैक्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। स्किन कैंसर, अब स्किन कैंसर के जो बढ़ते जा रहे हैं पर्सन्स, तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है। सेकंड आपको पढ़ना है इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है। क्यों वीक हो रहा है, तो आप बता सकते हो क्योंकि वहां पे जो हमारी बॉडी में मिलेनिन प्रोड्यूस करती हैं सेल्स, ठीक है, तो मिलेनिन की वजह से हमारी बॉडी का पिगमेंटेशन होता है। आपने ये आगे अभी अगर 12th में बायो लोगे तो वहां पे पढ़ोगे कि कुछ होते हैं उनका कलर बहुत ही व्हाइट होता है, कुछ होते हैं ब्लैक होते हैं, कुछ होते हैं एवरेज होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनमें किसकी वजह से होता है, पिगमेंट की वजह से। मिलेनिन पिगमेंट जो होता है वो रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे हमको पढ़ना है कि जो मिलेनिन है वही जब उसको जो बना रही है सेल्स वही डिस्ट्रॉय होती जा रही है, तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इनहिबिट फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये क्लास 10th में आप हो, इवन चैप्टर 1 में आप पढ़ भी चुके हो कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो आप समझ सकते हैं हाउ मच फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर हमारे लिए एंड प्लांट्स के लिए। तो इसका काम यहाँ पे क्या है कि ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को। और जब इनहिबिट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस रोक रहा है, तो जिसकी वजह से इन मोस्ट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है, इसके लिए भी आपको पीछे के जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया, पढ़ाया है। जब आपने पढ़ा है वहां पे टॉपिक की प्रोड्यूसर क्या होते हैं, तो उसी के साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं। उन फाइटोप्लैंक्टन्स वो क्या करेंगे, वो फूड नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। जब फाइटोप्लैंक्टन्स फूड नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो जू प्लैंक्टन्स को क्या मिलेगा, और जब जू प्लैंक्टन्स ही नहीं होंगे तो स्मॉल फिश को क्या मिलेगा, और जब स्मॉल फिश नहीं है तो लार्ज फिश को क्या मिलेगा। तो वही चीज है ना कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक भी अगर स्पीसीज जो है वो एक्सटेंट हो रही है तो पूरी की पूरी फूड चेन जो थी वो क्या थी, डिस्टर्ब हो जाती थी। तो इस तरह से यहाँ पे फूड चेन को भी क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो कि डिक्रीज द क्रॉप यील्ड, बिल्कुल सही। लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज तो करते हैं, बट इसी के साथ साथ 10 to 25% ये क्या कर रहा है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज भी करता है। और इंक्रीज म्यूटेशंस। अब ये वर्ड म्यूटेशन क्या होता है, ये भी आप आगे जब क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में, तो वहां पे डिटेल में पढ़ोगे। म्यूटेशन का मतलब होता है जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके सीक्वेंस में चेंज आ जाना। तो जब उसके सीक्वेंस में चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब वो जेनेटिक डिसऑर्डर को भी ये क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यानी म्यूटेशंस भी हो जाते हैं। तो इतना आप देख सकते हो कि मतलब हाउ मच इल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। अब इसके लिए क्या करना है, मीजर्स टेकन। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है। अभी हमने प्रॉब्लम पढ़ ली, क्या होती है प्रॉब्लम, कैसे होती है, एंड वी आर ऑल द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम।
सो नेक्स्ट टॉपिक है मीजर्स टेकन। अभी हमें क्या करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या आप कोई भी इंडिविजुअल कैसे इसको कम कर सकता है। तो जनरली इको फ्रेंडली आप जितना से ज्यादा अब जो फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड का ना यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, बायो पेस्टिसाइड का यूज करें। तो जितना ज्यादा आप इको फ्रेंडली नेचर कर सकते हो, प्लांटेशन तो सबका मतलब मेन सॉल्यूशन ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ। तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो क्या होगा, बैलेंस होगा ना, क्योंकि पता है आपको प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं, तो CO2 का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से ये सब मतलब ओवरऑल आप कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे क्या इसके लिए किए गए मेजर्स, तो UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसी के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक आया 1987 में, और जिसमें क्या किया गया था, इन विच कंट्रीज एग्री, कई सारी कंट्री थी वहां पे एग्री हुई कि फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986। वहां पे सबने डिसाइड किया कि जो CFC प्रोडक्शन है इसको बंद करना है, कम करना है। बट द प्रोटोकॉल डिड नॉट इंक्लूड नाइट्रस ऑक्साइड विच इज स्टिल इन यूज एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। बट वहां पे जो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें ये नहीं डिसाइड हुआ था, वो जो प्रोटोकॉल था वो CFC के लिए था। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी अभी भी यूज हो रहा है, तो इस तरह से वो डिसीज भी कई सारी कॉज कर रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पे हम ओवरऑल देख सकते हैं। तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा टॉपिक हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। फर्स्ट टॉपिक इस पे आज हमने डिस्कस किया डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसके बाद इस चैप्टर का बस लास्ट टॉपिक बचा है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, बिल्कुल सही, ये वेस्ट मटेरियल जो है ये बहुत ही ज्यादा मतलब डिसीज कॉज कर सकता है। अगर आप इंडस्ट्री से निकला हुआ जो भी वेस्ट मटेरियल आप उसको अगर प्रॉपर प्योर नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट फ्लो करा रहे हो रिवर में, तो वो क्या करेगा, सीधी सी बात है डिसीज कॉज हो जाएंगी वहां पे। तो उसको कैसे डिस्पोजल कराना चाहिए हमको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ आपका चैप्टर भी उस टॉपिक में उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो देखते रहिए। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।